दोस्तों, आप सभी लोगों का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज ब्रह्मपुत्रा रिवर के पार्ट 2 में जो माजुली द्वीप है, नदी द्वीप, इसका अध्ययन करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे, कुछ फैक्ट्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट माजुली का फॉर्मेशन कैसे होता है। और माजुली ही नहीं, विश्व के जो अन्य नदी द्वीप हैं जहाँ पर भी रिवर इस प्रकार के आइलैंड्स बनाती है तो वो कैसे बनाती है, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। और फिज़िकल ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्रेडेड रिवर का, जो कि हम लोग का इसी माजुली आइलैंड के फॉर्मेशन से संबंधित है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुम्फित नदी, ब्रेडेड रिवर इंग्लिश में, हिंदी में गुम्फित नदी। तो वो कॉन्सेप्ट भी हम लोग आज जानेंगे। तो ये आपके सामने सबसे पहले माजुली की लोकेशन, जो कि हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 में देख चुके हैं। बहुत ही सिंपल सी लोकेशन है आसाम में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिएगा इसको। अब चलिए बात करते हैं माजुली पे। माजुली पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये कुछ फैक्ट्स हैं कि आसाम में 2016 में पहला फर्स्ट आइलैंड टू बी मेड अ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, पहला द्वीप, एक नदी द्वीप, किसी समुद्र में नहीं है, ये एक नदी पे है, नदी में है, और इसको एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में मान्यता मिली। 880 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया, जो कि अब कम हो गया है इरोजन के कारण। अभी हम लोग आगे एक चार्ट देखेंगे थोड़ी देर बाद, तो हम लोग को समझ में आएगा कि कैसे कैसे ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पैराग्राफ है, जिसको हम लोग, इसमें देखिए स्टार्टिंग में लिखा भी है कि माजुली और मजोली, तो कहीं कहीं मजोली भी लिखा होता है और कहीं कहीं पर माजुली भी लिखा रहता है। तो दोनों जो टर्म्स हैं वो इसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये कुछ और फैक्ट्स, जैसे कि इसकी लोकेशन, ब्रह्मपुत्रा रिवर, एरिया इसका, और हाईएस्ट एलिवेशन। कोऑर्डिनेट्स बहुत ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोऑर्डिनेट्स कभी पूछा भी नहीं जाएगा एग्ज़ाम में, लेकिन लोकेशन पूछी जा सकती है आपसे। और इसके आगे नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग देखेंगे वो है इसका स्टेट। हम लोग जान ही रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो ये बना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये डेट 8 सितंबर 2016 को एक डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में इसको डिक्लेयर कर दिया गया। इसके पहले डिस्ट्रिक्ट नहीं था, ये द्वीप तो रहा होगा बट डिस्ट्रिक्ट नहीं था ये। और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसकी पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से अप्रॉक्स बताई जाती है, और डेंसिटी इसकी, और एथनिक ग्रुप। अब जब नई सेंसस आएगी तो हो सकता है इसमें, तब तो निश्चित रूप से इसमें अपडेट होगा। तो आप लोग जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार इसमें आप लोग थोड़ा सा अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा कि इस वक्त क्या पॉपुलेशन है। तो ये 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन को यहाँ पे लिखा गया है, और इसके एथनिक ग्रुप्स लिखे गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको कहीं नोट कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि कब ये डिक्लेयर किया गया, और इसका फॉर्मेशन, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये देखिए इसका श्रिंकिंग, जो भी हम लोग देखे थे कि 800 से हुआ ये स्टार्टिंग, और अब ये 300-350 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो ये श्रिंक देखिए, 1900 में 1200 किलोमीटर स्क्वायर था, 1920 में कम हुआ, 800 के आसपास हुआ, और इस समय ये 300 के आसपास पहुंच चुका है। ये तो 2000 तक का दिखा रहा है 400 के आसपास, लेकिन 2021 में अभी ये 300 के आसपास हो गया है। तो ये श्रिंक क्यों हो रहा है? ये चार्ट हमको दिखा रहा है कि कैसे कैसे जो माजुली आइलैंड है उसका एरिया श्रिंक होता जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक आइलैंड है और वहाँ पर रिवर का फ्लो निरंतर हो रहा है, तो रिवर कहीं ना कहीं अगर डिपोजिशन करती है तो कहीं ना कहीं काटने का भी काम करती है, इरोज़न का भी काम करती है। तो रिवर से वहाँ पे इरोज़न हो रहा है, इरोज़न का प्रोसेस हो रहा है, और वो इरोजनल प्रोसेस ही इस आइलैंड को श्रिंक कर रहा है। और आप सोचिए कि 800 से आज 350 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे ये आ चुका है, और भविष्य में और भी धीरे धीरे ये छोटा होता ही जाएगा। तो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी, क्योंकि अब तो एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। तो जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, काफ़ी समय से रह रहे हैं, और पूरा उनका जीवन यहाँ पे अस्त व्यस्त हो सकता है। तो इस पर कुछ काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, और जिससे कि ये जो यहाँ पे इसका इरोज़न हो रहा है ये कुछ हद तक कम हो सके। हालांकि ये सारी चीज़ें नेचुरल प्रोसेस हैं, बहुत ज़्यादा तो इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन फिर भी कुछ उपाय तो इसके निकाले जाने चाहिए, जिससे कि वहाँ जो भी जनता रह रही है उसको प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये श्रिंक हो रहा है। आप देखिए 2000 से 2021 में कितना कम हो गया। ये कुछ तस्वीरें हैं, वहाँ के लोग मेनली ट्राइबल पीपल्स हैं,
आसाम के, जो कि अभी हम लोग देख रहे थे, एथनिक ग्रुप्स कुछ थे। ये एक घर वहाँ का झोपड़ी, और ये एक और बहुत ही सुंदर सी तस्वीर माजुली आइलैंड की। ये वहाँ का कुछ ट्रेडिशनल नृत्य हो रहा है, इसको वहाँ पे रासलीला बोलते हैं। ये एक और वहाँ का ट्रेडिशनल नृत्य, और ये कुछ वहाँ की परंपराएं। तो ये हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें जान ली माजुली के बारे में। इतना ही हमें जानना है, बहुत ज़्यादा नहीं जानना है इसके बारे में। अब मेन चीज़ आते हैं हम लोग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इस द्वीप का फॉर्मेशन और ब्रेडेड रिवर का कॉन्सेप्ट। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। दोस्तों, माजुली जो आइलैंड है उसके बेसिक्स तो हम लोग जान लिए, कुछ फैक्ट्स, उसका एरिया, पॉपुलेशन, लोकेशन, इम्पोर्टेंट कुछ हम लोगों ने तस्वीरें देखी, तो काफ़ी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं उसके बारे में। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बारी है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, प्रक्रिया क्या है फॉर्मेशन की। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। छोटा सा ऐसे मैंने मॉडल बनाया है बस आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरीके से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ढेर सारे कई नदी द्वीप बनाती है। हालांकि सबको जिले का दर्जा नहीं दिया गया है। ये जो माजुली है इसको तो एक नदी जिला, एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषित किया गया है। लेकिन जो अन्य भी ये आइलैंड्स का फॉर्मेशन करती है, तो इस फॉर्मेशन के पीछे रीजन क्या है, कैसे ये फॉर्मेशन होता है, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। ये थोड़ी सी कल्पना करने वाली चीज है। मान लीजिए ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, और रिवर का फ्लो हो रहा है, और रिवर ये आ रही है तिब्बत के प्लेटो से। तो जो हम लोग का तिब्बत का प्लेटो वाला एरिया है, वो हम लोग जानते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि इसका जो मैक्सिमम पार्ट है, जब जब इसको हम लोग सांगपो बोलते हैं चाइना में, तो ज्यादातर तो ये मानसरोवर झील के बगल से निकलती है, मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। तो वहां पे तो पूरा तिब्बत का प्लेटो है, प्लेटो एरिया है, पठारी क्षेत्र है। तो वहां पे बहुत ज्यादा मलबा इसको नहीं मिल पाता, सिल्ट इत्यादि की मात्रा बहुत अधिक नहीं है वहां पे। तो वहां पर तो ये इसका चाइना में तिब्बत के प्लेटो वाले एरिया में फ्लो इसका होता है। लेकिन जब ये इंडिया के एरिया में प्रवेश करती है, जब इसका प्रवेश होता है नामचा बरवा के बगल से घूम के, पहले तो अरुणाचल में प्रवेश करती है, फिर थोड़ी दूरी तय करने के बाद फिर ज्यादातर जो इसका हिस्सा है वो आसाम में है, आसाम स्टेट में। तो ये जो हम लोग के एरिया हैं वो बहुत ज्यादा रेनफॉल वाले एरिया हैं इंडिया में। तो इससे क्या होता है, एक तो यहाँ पे इसको स्लोप कम मिलता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हिमालय जैसा स्लोप है, स्लोप कम है, और दूसरा इन एरियाज में जो सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्स की मात्रा बहुत अधिक है। इस एरिया में जैसे ये इंडिया में प्रवेश की, यहाँ पे रिवर में वाटर की, सिल्ट की, जो भी मलबा इत्यादि है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और मात्रा बढ़ने से क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ समझने वाली चीज है। एक तो वहाँ रेनफॉल बहुत अधिक हो रही है उन एरियाज में। प्लेटो क्या था, प्लेटो तो बिल्कुल सख्त था, पठारी था, तो वहां तो नदी उतना काट नहीं पाएगी, काटेगी वहां पर भी, मलबा वहां पर भी लाएगी, लेकिन उतना नहीं ला पाएगी। लेकिन जो ये एरियाज हैं ये वैसे हार्ड सरफेस वाले नहीं है, तो यहाँ पे सिल्ट, जो भी मलबा इत्यादि है, इसकी मात्रा बढ़ेगी, और रेनफॉल तो अधिक हो ही रही है इन एरियाज में, आसाम, अरुणाचल, जो भी इंडिया वाला एरिया है ब्रह्मपुत्र का, वहां पर। तो जब ये आसाम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, स्थिति देखिए कि इसका फ्लो हो रहा है। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि जैसे स्लोप जहाँ पे कम होता है, वहां पे रिवर की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है। और जब रिवर की स्पीड धीरे धीरे कम होगी, हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा था, रनिंग वाटर वाले चैप्टर्स देखिएगा, फिजिकल ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो रिवर जब अपने साथ कोई भी मलबे का परिवहन करती है, तो उसके पीछे बहुत चीजें उत्तरदायी होती हैं। एक तो सबसे पहले रिवर की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उसमें जल की मात्रा भी होनी चाहिए और उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और स्पीड अच्छा होने के लिए उसको स्लोप अच्छा मिलना चाहिए, तभी स्पीड अच्छी होगी। अगर ये चीजें नहीं है, जैसे असम वाले एरिया में इसको इसको वैसा स्लोप नहीं मिला, और स्लोप कम होगा तो स्पीड कम हो जाएगी, और मलबा ढेर सारा है। जब ऐसी कंडीशन बनेगी, ध्यान से सुनिए, स्लोप कम, मलबा ज्यादा, और स्पीड भी कम, तो क्या स्थिति बनेगी, तब स्थिति ये बनेगी कि जो भी सेडिमेंट्स रिवर लेके आ रही थी, उस सेडिमेंट को वो नदी
वहीं पे उसको डिपोजिशन करने लगेगी, अपने रास्ते में ही डिपोजिशन करने लगेगी। और इससे क्या होगा, यहाँ तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया है, ऐसा बहुत ढेर सारा बनता है। तो यहाँ तक तो देखिए, यहाँ तो नॉर्मल थी रिवर, लेकिन जैसे जैसे आगे पहुंच रही है रास्ते में सेडिमेंटेशन करती जा रही है। सेडिमेंटेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पीड कम हो गई है। जब नदी में स्पीड होगी और उस स्पीड क्या करेगी, स्पीड से जो भी उसके साथ मलबा इत्यादि आ रहा था वो उसका परिवहन होता रहेगा, कंटिन्यूअसली उसका परिवहन होता रहेगा मलबे का। लेकिन स्पीड कम होने से जो मलबा इत्यादि था वो वहीं धीरे धीरे जमने लगेगा, रास्ते में ही रुक जाएगा, क्योंकि स्पीड कम होने पर नदी उस मलबे को आगे नहीं ले जा पाएगी। और जब मलबे को रिवर आगे नहीं ले जा पाएगी और रास्ते में ही उसका जमाव होने लगेगा, तो जमाव होने से क्या होगा, जमाव होने से जैसे यहाँ पे जमाव हो गया, यहाँ जमाव हो गया, यहाँ जमाव हो गया, तो रिवर क्या होगा, रिवर बट जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं नदी वितरिकाओं में विभाजित हो जाएगी। और इस तरह की जो रिवर्स होती हैं, जो इस तरीके से विभाजित हो जाती हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं गुम्फित नदी या ब्रेडेड रिवर। यही कॉन्सेप्ट है ब्रेडेड रिवर का। ठीक है, ये ब्रेडेड रिवर इसी को बोला जाता है। और जो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ये चीज मैंने बताई भी है रिवर वाले चैप्टर में, कि डेल्टा के फॉर्मेशन के पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है कि रिवर आई और मुहाने तक पहुंचते पहुंचते रिवर की स्पीड कम हो जाती है। जब रिवर की स्पीड कम हो जाएगी तो रिवर अपने मलबे का डिपोजिशन अपने ही रास्ते में करने लगती है। देखिए, यहाँ तक तो रिवर अच्छे से आ रही थी, लेकिन जब उसकी स्पीड कम हुई तो मलबे का डिपोजिशन होने लगा। अब मलबे का डिपोजिशन जब इस तरीके से हो जाएगा तो जो ये जल बिल्कुल आराम से आ रहा था, ये जल आराम से नहीं आएगा, ये विभाजित हो जाएगा। एक पतली सी शाखा यहाँ बन जाएगी, एक पतली सी शाखा यहाँ बन जाएगी, एक पतली सी शाखा ये, एक पतली सी शाखा ये, तो ढेर सारी वितरिकाओं में नदी का विभाजन हो जाएगा। इस प्रकार की जो रिवर होती है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, इसी को हम लोग बोलते हैं गुम्फित नदी या ब्रेडेड रिवर। और जो ब्रह्मपुत्रा है रिवर, वो असम में ही इस तरीके से अनेक धाराओं में बढ़ जाती है और एक गुम्फित नदी के रूप में हो जाती है। और ये जो सेडिमेंटेशन हुआ, यही सेडिमेंटेशन ही होते हैं हमारे आइलैंड्स। इसी सेडिमेंटेशन से आइलैंड्स बन जाते हैं। लेकिन सबको तो हम जिला घोषित करेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आइलैंड्स ही को डिस्ट्रिक्ट कहा गया है आसाम में, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही माजुली है, ढेर सारे आइलैंड्स का फॉर्मेशन करती है। क्योंकि जहां भी जमाव होगा, सिंपल सी बात है, तो वहां पे एक आइलैंड जैसा तो बन ही जाएगा। लेकिन जिसका एरिया थोड़ा सा बड़ा होगा, जिसमें जहाँ पे थोड़े रहने लायक सुविधाएं होंगी, रहने लायक कंडीशंस होंगी, तो उसको घोषित किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था पहले कि 2016 में माजुली को एक डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। एक आइलैंड है नदी में जिसको कि एक जिले का दर्जा दिया गया है। उसके सारे फैक्ट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था ब्रेडेड रिवर का। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। और यही कॉन्सेप्ट है डेल्टा का भी। तो चलिए, अब बात हो ही रही तो डेल्टा को भी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी डेल्टा को जानते तो हैं, बट फॉर्मेशन कैसे होता है इसको नहीं जानते हैं। तो डेल्टा का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि जब रिवर आती है और रिवर को जब समुद्र में मिलना होता है, रिवर का जहाँ पे मुहाना होता है, तो क्या होता है, रिवर की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है। जब स्पीड कम होगी तो रिवर अपने रास्ते में ही ढेर सारा सेडिमेंटेशन कर देगी। जब रिवर अपने रास्ते में सेडिमेंटेशन करेगी इस तरीके से, ये तो बहुत मैंने थोड़ा सा बनाया है, बहुत सघन सेडिमेंटेशन होता है, और रिवर वितरिकाओं में बंटने लगती है, ढेर सारे उसके स्ट्रीम्स बन जाती हैं छोटी छोटी, और वो सभी स्ट्रीम्स फाइनली चली जाती हैं, सागर में मिल जाती हैं। इससे फिर आपका एक पूरा डेल्टा का शेप निकल के आता है। मतलब कि कोई भी रिवर जैसे नॉर्मल तो इस तरीके से फ्लो करती है, तो जब भी सागर में गिरती है तो इस तरीके से इस फॉर्म में नहीं गिरती है, उसका फॉर्म ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि सागर तक पहुंचते पहुंचते सरफेस का स्लोप कम हो जाता है, और स्लोप कम होगा तो रिवर की स्पीड कम होगी, और जब उसकी स्पीड कम होगी तो उसकी परिवहन करने की क्षमता भी कम हो जाएगी, सेडिमेंट को परिवहन करने की क्षमता। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे आज, कि रिवर किस तरीके से सेडिमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करती है। उसमें स्पीड होनी चाहिए, जल की मात्रा भी होनी चाहिए। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिवर से संबंधित, कि कैसे रिवर जो हम लोग के इरोजनल टूल्स हैं उनका परिवहन कर रही है। तो रिवर वाला चैप्टर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाइए, चेक करिए। उसमें रनिंग वाटर के डिपोजिशनल और इरोजनल लैंड फॉर्म्स और बहुत सारे चैप्टर्स हैं,
तो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि डीपली कि रिवर का इरोजन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करती है, ट्रांसपोर्टेशन में भी कौन कौन सी चीज़ें उत्तरदायी होती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित होता है। अगर स्पीड कम होगी तो भी ट्रांसपोर्टेशन रिवर का प्रभावित हो जाएगा। अगर रिवर की में वाटर का जो अमाउंट है वो कम होगा तो भी प्रभावित हो जाएगा। अगर रिवर की स्पीड बहुत अधिक है तो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हो जाता है। तो रिवर की स्पीड एक नॉर्मल, एक एवरेज स्पीड होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, देखिएगा चैप्टर में, लेकिन फिलहाल जितनी हम लोगों के लिए जरूरत थी उतनी हम लोगों ने जान ली आज। ब्रेडेड रिवर का जो कॉन्सेप्ट है, गुम्फित नदी का, वो हम लोगों ने समझा, और माजुली का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको हम लोगों ने देखा। तो सिंपल सा चैप्टर था, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचेंगे, और जितनी ज़रूरी चीज़ें थी वो हम लोगों ने जान ली हैं। तो फिलहाल इस अध्याय में इतना ही करते हैं। आगे अभी गंगा का पार्ट 2 हम देखेंगे। इंडस का सिस्टम अभी देखना है हम लोगों को। अपवाह तंत्र और प्रतिरूप से रिलेटेड 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो उन लेक्चर्स को आप लोग देखिए, और उम्मीद है काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे, और धीरे धीरे समय समय पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिलते रहेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।